हाँ, ये देखिए केस स्टडी वाला पार्ट मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इनको बस एक बार सुनते चले जाइएगा, कोई बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं, 5 से 10 मिनट की बात है, ठीक है। कुछ हो सकता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही क्लिक कर दे, वैसे तो आपको मैक्सिमम आते होंगे, ठीक है। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन जो है आपको नहीं आता हो तो क्लिक कर दे, अच्छे से ऐसे सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। According to the Faraday's first law, whenever the amount of the multiplex linked with the circuit changes, an EMF is induced in it. Induced current is determined by the rate of the at which the multiplex changes. Mathematically, the magnitude of the induced EMF in a circuit is equal to the rate of the change of the multiplex to the circuit. Induced EMF is directly proportional to the rate of the change of the multiplex. ठीक है। अब जो क्या नाम है, ये केस बेस में जो कंटेंट होगा ना, इसे एक बार रीड जरूर कर लेना। वैसे वो वही कंटेंट होता है जो कि आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा के रखा हुआ है, बट फिर भी एक बार रीड जरूर मान लेना, ठीक। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ द फेराडे लॉ के हिसाब से करंट इन द कॉइल इज लार्जर। अब ये रहा तुम्हारा क्या, ये रहा तुम्हारे पास जो है मैग्नेट, ठीक है, और ये रहा तुम्हारे पास क्या, ये रहा तुम्हारे पास जो है कॉइल। और अगर ये मैग्नेट तुम्हारे पास कॉइल की तरफ मूव करता है तो दो बातें होंगी, या तो ये क्या नाम है फास्ट मूव कर रहा होगा, या तो ये धीरे मूव कर रहा होगा, ठीक है। अगर ये कौन सी वेलोसिटी से जा रहा है तो बात ही अलग हो गई है, ठीक। लेकिन मान लो अगर ये फास्टेस्ट मूव कर रहा है तो क्या हो गया कि when the magnet is moved towards the coil faster, जब मैग्नेट कॉइल की तरफ बहुत तेजी से भागते की तरफ चलते चला जाएगा तो होगा क्या कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस जो कि इसके थ्रू पास हो रही होंगी वो भी बहुत तेजी से चेंज होंगी, ठीक है। तो इस जगह ठीक कोई बात नहीं। when the magnet is pulled away from the coil faster, ये कह रहा है कि जब मैग्नेट को तुम्हारे पास कॉइल से बहुत तेजी से तुम क्या नाम है निकालोगे तो क्या होगा, ठीक। अब उसने कहा कि मैग्नेट तुम्हारे पास बहुत तेजी से कॉइल की तरफ जा भी रहा है, फ्लक्स बहुत तेजी से क्या नाम है जो है चेंज हो रहा है, जाते वक्त भी और तुम्हारे पास जो है आते वक्त भी। बस हो ना, ये तुम्हारे पास जाते वक्त भी चेंज हो रहा है, आते वक्त भी चेंज हो रहा है। सभी ऑप्शन को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा मत करिए कि आपने ऑप्शन ही नहीं पढ़ा, तो ये पढ़ जरूर लीजिएगा, पता चला कि आपने एक ऑप्शन पढ़ा और आपने उसी की वजह से फटाक से आंसर कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसने क्या कहा कि ये मैग्नेट इज पुश टुवर्ड्स द कॉइल फास्टर, ये तो होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन द मैग्नेट इज पुश्ड पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल फास्टर, मतलब बहुत तेजी से करंट का तुम्हारे के पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट दोनों ही कंसीडर किया जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर बनाना पड़ेगा हमको सी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का कि जब मैग्नेट को आप बहुत तेजी से कॉइल की तरफ लेकर के जाते हैं, ठीक, या मैग्नेट को बहुत तेजी से आप कॉइल से दूर लेकर के चले जाते हैं, ठीक है, तो एकदम से कॉइल का बढ़ना, एकदम से कॉइल का तुम्हारे पास बढ़ना इन दी अपोजिट डायरेक्शन। अभी ध्यान रखना, जब तुम्हारे पास मैग्नेट को पुश करोगे कॉइल की तरफ फास्टर तो मतलब फ्लक्स लाइंस एकदम से बढ़ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे फ्लक्स लाइंस एकदम से तुम्हारे पास क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारे पास करंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है द फ्लक्स लिंक विद द सर्किट इज गिवन बाय phi इज इक्वल्स टू, ठीक है, कितना टी क्यूब प्लस तुम्हारे पास 3t, ठीक, माइनस तुम्हारे पास 7। द ग्राफ बिटवीन द टाइम एक्स एक्सिस एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ y एक्सिस विल बी r। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको जरूर ये समझाना चाहूंगा। E इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ तुम्हारे पास कितना डी फाई अपॉन डी टी। E इज इक्वल्स टू होता है तुम्हारे पास कितना माइनस ऑफ द डी फाई अपॉन तुम्हारे पास डी टी। E इक्वल्स टू माइनस ऑफ द डी फाई अपॉन डी टी तुम्हारे पास है, तो आपने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, डी वाई डी टी ऑफ टी क्यू प्लस 3t माइनस 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया तुम्हारे पास 3t स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 3, राइट। तो ये हो गया EMF। अगर तुम्हें कभी भी ऐसे मान लो कि तुमको निकालना है क्या नाम है वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, तो तुम ये जरूर देख लेना कि तुम्हें EMF का फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए या विद साइन चाहिए। वैसे तो आप हमेशा ये कीजिएगा, आप न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए जाइएगा तो आप माइनस साइन को ओमिट कर सकते हो, राइट। सो E can be written as 3 times of the t square plus तुम्हारे पास 1, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं E माइनस तुम्हारे पास 3 अपॉन 1/3 इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास t स्क्वायर। तुमको ये पता होना चाहिए कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, हम लोग इसे लिखते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास डायग्राम ऐसे बनता है, और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay का तुम्हारा डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। सो x माइनस 0 का होल स्क्वायर 4a y माइनस तुम्हारे पास 0, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे बेटा, तो लिख सकते हैं x माइनस तुम्हारे पास अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस तुम्हारे पास कितना बीटा,
तो अल्फा की वैल्यू भी 0 और बीटा की वैल्यू भी तुम्हारे पास कितना 0, अल्फा भी 0 और बीटा भी तुम्हारे पास 0। अब यहाँ पे अल्फा 0 बीटा 0 यहाँ पे बताता है ओरिजिन के बारे में। नाउ इफ यू कंसीडर इट लाइक हियर, तो यहाँ पे हमसे साफ साफ बोला गया क्वेश्चन में कि हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ना वो वाई एक्सेस में होगा, ठीक है, और हमारा टाइम जो है वो एक्स एक्सेस में होगा। तो टाइम हमारे पास जो है एक्स एक्सेस में है और इंड्यूस ईएमएफ हमारा जो है वो किस में है, वो हमारे पास जो है वाई एक्सेस में है, ठीक। अब हमको साफ साफ पता लग रहा है कि मैं यहाँ पे लिखूँ वाई माइनस तुम्हारे पास 3 1/3, यहाँ पे लिखूँ मैंने टी माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिखते हो तो आप देखो यहाँ पे तो 0 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब ओरिजिन तो नहीं है, ये तो पक्की बात है, ठीक है। तो इसने कहा कि क्या एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं पहली बात, तो ये पैराबोला होगा नॉट टू द ओरिजिन। इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक। अगला देखते हैं, द व्हेन द लूप इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर लूप तुम्हारे पास किसी भी मैग्नेटिक फील्ड पे तुम्हारे पास रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कैसे हम लोग कंसिडर करेंगे, आगे देखते हैं। हाँ, अगर देखिए व्हेन द लूप इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, टेक द फ्रीक्वेंसी द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आप इस क्वेश्चन को एक्चुअली समझोगे कैसे, क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो कैसे एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं इसको, कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ये क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारे पास यहाँ पे लगा हुआ है, क्या क्रॉस लगा हुआ है, और ये तुम्हारे पास यहाँ पे एक हमने लूप बनाया है, ये तुम्हारे पास एक सर्कुलर हमने लूप बनाया है, ठीक है, और ये पास हो रही है, लेट्स सपोज क्या एक एक्सिस पास हो रही है इससे। अब ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट पीछे जाएगा, और ऐसे करके रोटेट करेगा। ये वाला पार्ट अभी प्लेन पे है, जब परपेंडिकुलर आ जाएगा इस क्या नाम है प्लेन के, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस तुम्हारे पास 0 हो जाएंगी। फिर तुम्हारे पलट करके जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन मैक्सिमम हो जाएंगी। फिर पलट के जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन 0 हो जाएंगी, और फिर पलट के आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन मैक्सिमम हो जाएंगी, ठीक है। तो देखा जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस मैक्सिमम से तुम्हारे पास 0 एक्चुअली तुम्हारे पास 2 बार हुई है, तो 2 बार तुम्हारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द चेंज ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कितनी बार, तो चेंज ऑफ डायरेक्शन कितनी बार होगा, 2 बार होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला इसने बोला था इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil is given by this, तो phi is equals to कितना 5 of the t cube माइनस तुम्हारे पास कितना 100t प्लस तुम्हारे पास कितना 300 वेबर, राइट। सो E is equals to होता है तुम्हारे पास कितना d phi अपॉन तुम्हारे पास dt। अब जैसे देखो इसके ऑप्शन में देखो -40 और 40 दोनों दे रखा है। अब ये बड़ी मुसीबत है कि आपको क्या नाम है आंसर दे रखा है विद अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन बोथ, देन यू नीड टू कंसीडर द फॉर्मूला विद प्रॉपर साइन ओनली, ठीक है। तब आप कोई रिस्क मत लीजिएगा कि मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज को आंसर लूंगा या फिर कुछ और करेंगे, ठीक है। तो माइनस ऑफ द डी बाई डी टी ऑफ 5 ऑफ द टी क्यूब माइनस तुम्हारे पास कितना 100t प्लस तुम्हारे पास कितना 300, राइट। तो माइनस 5 3 15 तुम्हारे पास कितना टी स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास कितना 100, और ये हो गया तुम्हारे पास ईएमएफ। सो ईएमएफ की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15t स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास ये आ गया, ठीक। अब हम लोग पुट कर देना है, तो -15 इंटू नंबर टी की वैल्यू तुम्हारे पास 2 का स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास 100 माइनस 15 4 जा 60 माइनस तुम्हारे पास 100, और ये कितना हो गया माइनस ऑफ दी -40, और ये हो गया तुम्हारे पास क्या 40 तुम्हारे पास वोल्ट, ठीक है। तो 40 वोल्ट यहाँ पे आंसर आया। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे ऑप्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दे रखा हो, ध्यान देना वहां पे साइन इस्तेमाल कर दीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला यहाँ पे आंसर कितना है 40 हमारे पास, ठीक। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे इसने बोला कॉपर डिस्क ऑफ द रेडियस, इसका तो मैंने आपको बताया था, ये वही वाला क्वेश्चन है कि ये तुम्हारे पास एक डिस्क है, ठीक है, ये तुम्हारे पास यहाँ पे एक कॉपर डिस्क है, और ये तुम्हारे पास यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, और ये जो है रोटेट कर रही है, ठीक। तो ए और बी के अक्रॉस तुम्हारे पास जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला पूछा जा रहा है। तो आपको पता था कि ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस तुम्हारे पास क्या अक्रॉस तुम्हारे पास जो है रेडियस, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस तुम्हारे पास कितना रेडियस, ठीक है। सो इसका होता है 1/2 तुम्हारे पास बी इंटू तुम्हारे पास कितना एल स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है about its center with 20 revolution per second,
ठीक है, ध्यान रखना ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है, ओमेगा की यूनिट रिवॉल्यूशन पर सेकंड नहीं होती है। इस बात को जरूर ध्यान रखना। जो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई तुम्हारे पास एन, ठीक है, जबकि एन तुम्हारे पास रिवॉल्यूशन पर सेकंड होता है, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई तुम्हारे पास एन अपॉन 60, और ये जो एन होता है ये तुम्हारे पास आरपीएम होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बच्चा का बहुत चांसेस है कि वो स्मॉल एन की जगह पे तुम्हारे पास ओमेगा इसको समझ ले और डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे और फिर 2 पाई गायब हो जाए मामला, ठीक है। तो ये गलती आप मत करिएगा। 1/2 इंटू बी की वैल्यू पॉइंट ऑफ 1 इंटू 2 पाई तुम्हारे पास एन इंटू तुम्हारे पास एल स्क्वायर .1 का होल स्क्वायर, राइट। सो 1/2 इंटू 0.1 इंटू 2 पाई इंटू 20 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। ये आगे तुम्हारे पास ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 20 अपॉन 1 2 और 3, 20 अपॉन 10⁻³ और यहाँ पे ये पाई, ठीक है। तो 20 पाई इंटू 10⁻³ डॉली, ये तुम्हारे पास वोल्ट, ठीक है। तो कितना हो गया, 20 पाई हमारे पास मिली वोल्ट, एंड दिस वुड बी द आंसर। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप उसको देख लीजिएगा। अगला, अगला आपसे क्या बोला गया है, अगला इसमें आपसे बोला गया है अगला इसमें आपसे क्या बोला गया है, द steady current in the coil C2 as shown below produces a steady magnetic field, ठीक है। The steady current in the coil C2 produces a steady magnetic field, ठीक है। varying magnetic field नहीं बताता कभी भी बैटरी, ठीक है, constant magnetic field बताता है, ध्यान रखना। As the coil C2 is moved towards the coil C1, जब coil C2 तुम्हारे पास C1 की तरफ मूव करता है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक। अच्छा, केस स्टडी को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, उसका कारण ये है कि केस स्टडी को पढ़ करके ही आप जो है कुछ बातें समझ पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उससे कंटेक्स्ट में कुछ सवाल पूछिए, ठीक। This indicates that electric current is switched on in the coil C1. Electric current is switched on in the coil C1. When the C2 is moved away, the galvanometer shows the deflection again, but this time in the opposite direction. This deflection is based upon the Faraday's law of the electromagnetic induction. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो ठीक, अब सवाल देखते हैं इसमें क्या बोला है इसने। नेक्स्ट सवाल में इसने हमसे ये बोला है कि द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस द रेडियस ऑफ द कॉइल। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना कॉइल के मूवमेंट की वजह से डिक्रीज कर देगा रेडियस ऑफ द कॉइल C1 को टू हाफ द इनिशियल रेडियस? नहीं भाई, ज्योमेट्रिक तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्यों चेंज कर देंगे, ठीक। इंक्रीज कर देगा क्या नाम है रेडियस को कॉइल C1 के टू डबल द इनिशियल रेडियस? नहीं भाई, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसने कहा फिर क्या करता है चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसने कहा ईएमएफ को इंड्यूस करता है कॉइल C1 में। हाँ, तुम्हारे पास C2 वापस C1 की तरफ जाएगा, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन C1 से इंक्रीज हो जाएंगी, और नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन अगर तुम्हारे C1 से इंक्रीज हो जाएगी तो तुम्हारे पास क्या नाम है, फ्लक्स लाइन का चेंज होगा। फ्लक्स लाइन का चेंज होगा तो सिंपल सी बात है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल C1 में आ जाएगा, ठीक है। Which of the following statements is correct? The steady current in the coil C2 प्रोड्यूस करता है स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल, ये देखो तुम्हारे पास सीधे सीधे क्या नाम है उससे इन्होंने केस स्टडी की लैंग्वेज से पकड़ लिया सवाल को। द स्टेडी करंट इन द कॉइल C2 प्रोड्यूस करता है स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, सही है। इफ द कॉइल C2 is moved towards the coil C1 the galvanometer shows the deflection। बिल्कुल बिल्कुल जा ही रहा है, यही दिखाई रहा है पूरी केस स्टडी में। कॉइल C2 तुम्हारे पास कॉइल C1 की तरफ मूव कर रही है, if the coil C2 is moved towards the coil C1 the galvanometer shows the deflection। बिल्कुल सही है। तो बोथ ऑप्शन तुम्हारे पास 1 and 2 आर करेक्ट, राइट, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। What will be the direction of the deflection of the galvanometer when the C2 is moved away? अगर C2 को C1 के नजदीक लेकर के जाओगे तो जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी डिफ्लेक्शन आ रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा अगर आप C2 को अवे मूव करा ले जाएंगे, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन आ गया। अगला, for duration of the galvanization for duration of the deflection in galvanometer, that is the current from the coil C1, which of the following statement is correct? The deflection lasts as long as the C2 is in motion। Exactly, जब तक C2 मोशन में है तभी तक तुम्हारे पास फ्लक्स लाइन थ्रू द पासिंग टू द कॉइल C2 is changing। As the motion stops of the coil C2, the flux lines passing to the coil C1 will stop getting changed, ठीक है। चेंज होना बंद हो जाएंगी, पास तो करेंगी पर चेंज होना बंद हो जाएगी, राइट। और तुम्हारे पास फिर डिफ्लेक्शन नहीं आने वाला कोई भी, क्योंकि कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा होगा, ठीक। when the C2 is held fixed and C1 is moved, अगर C2 को फिक्स कर दिया है और तो अगर C1 को मूव कराओगे तो क्या होगा,
सेम इफेक्ट्स ऑब्जर्व होंगे। जैसे और करंट तुम्हारे पास इंड्यूस होगा C1 पे, नो करंट इज इंड्यूस्ड बिकॉज़ C1 गलत हो गया। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द C1 डू नॉट चेंज, बेकार है, गलत स्टेटमेंट है। करंट इन द कॉइल C2 डिक्रीजेस ड्रास्टिकली। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पे इसने बोला, इसने कहा कि देखो पहली बात तो आपकी C2 पे लगी हुई है बैटरी, ठीक है, आपकी C2 पे लगी हुई है तुम्हारे पास बैटरी, असली बैटरी लगी हुई है जिसका मेन काम होता है स्टेडी करंट प्रोवाइड करना। और यहाँ लगा हुआ है अपना गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर कैसे सेंस करता है। एक्चुअल में C2 में आप कोई करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, C2 में सिर्फ और सिर्फ बैटरी करंट प्रोड्यूस कर सकते हो। और C1 में तुम्हारे पास जो है इंड्यूस करंट आएगा। तो इसने कहा कि सेम इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन द करंट इज इंड्यूस्ड बाय C1, बिल्कुल सही, ये रहेगा सर, ठीक है। इनको फास्ट स्पीड में देख लीजिएगा, ठीक है, विद इन 5 to 6 मिनट आप इसको देख पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल। सेल्फ इंडक्शन तुम्हारे पास कॉइल की वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। The induced this induced EMF is also called as the back EMF when the current in the coil is switched on. Then the self induction opposes the growth of the current and when it is switched off, then self induction opposes the decay of the current. ये बात तो मैंने कितने बार बोली होगी पढ़ाते वक्त सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, तो ये कोई नई चीज नहीं है बताने के लिए। अब देखिए इधर इसमें द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन। देखो एल का फॉर्मूला है म्यू नॉट तुम्हारे पास देखो एम का फॉर्मूला याद रखो पहली बात तो, ठीक है, म्यू नॉट कितना तुम्हारे पास N1 N2 तुम्हारे पास एरिया अपॉन एल, ठीक है। इसके लिए बेटा N1 N2 को दोनों को उठा करके n कर लेना बस, ठीक है। तो म्यू नॉट तुम्हारे पास n स्क्वायर ए अपॉन एल इस तरीके से निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो इसने ऐसे लिख रखा होगा म्यू नॉट तुम्हारे पास स्मॉल n1 तुम्हारे पास n2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट तुम्हारे पास स्मॉल n कैपिटल N तुम्हारे पास एरिया, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। सारे फॉर्मूले अच्छे से जरूर देख लेना, वो आपको बहुत काम आने वाले हैं। अच्छा द डायमेंशंस ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस एल तुमसे पूछा है, अब डायमेंशन पूछ ले बेटा। सो अब यहाँ पे चाहे एल का डायमेंशन निकाल लो चाहे एम का निकाल लो, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होती है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना हो गया N5 अपॉन तुम्हारे पास जो है आई हो गया, ठीक है ना। यहाँ से आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देख लीजिए ये तुम्हारे पास n तो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, इससे तो कोई मतलब नहीं, तुम्हारा b इंटू ए अपॉन तुम्हारे पास कितना i, ठीक है, ये हो गया l। ये नंबर ऑफ टर्न्स का तो यूनिट में कोई योगदान नहीं, हटा दो इसको, ठीक है। और आई करंट का हो गया है तुम्हारे पास एम्पियर, ठीक है। और एरिया का हो गया है तुम्हारे पास कितना मीटर स्क्वायर। अब आया मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, अब आया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का। देखो अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है ना, कम से कम इतना तो याद होगा कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा बोलते हैं, है ना, इतना तो याद होगा। F का हो गया है न्यूटन, Q का हो गया है कूलम, V का हो गया है मीटर पर तुम्हारे पास सेकंड, तो ये हो गया न्यूटन पर कूलम पर सेकंड कितना हो गया, कूलम पर सेकंड कितना हो गया, ये हो गया एम्पियर मीटर, राइट। तो हो गया ये कितना हो गया न्यूटन पर तुम्हारे पास एम्पियर मीटर। अब देखो जरा न्यूटन अपॉन तुम्हारे पास एम्पियर स्क्वायर मीटर, और ये तुम्हारे पास कितना, ये तुम्हारे पास मीटर स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना कि एरिया का कैपिटल ए और एम्पियर का कैपिटल लेकिन मिक्स ना हो जाए, पता चला जल्दबाजी मिक्स कर दे तो बेकार हो जाएगा मामला, ठीक। ये क्या तुम्हारे पास, तो ये कितना हो गया किलोग्राम, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू तुम्हारे पास मीटर अपॉन तुम्हारे पास एरिया का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया तुम्हारे पास कितना किलोग्राम तुम्हारे पास कितना मीटर स्क्वायर पर तुम्हारे पास सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया ML2, ठीक है, T-2 और यहाँ पे एम्पियर स्क्वायर भी लगा हुआ है, ए तुम्हारे पास -2, तो ML2 T-2 और A-2, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा तुम्हारे पास आंसर, ध्यान दीजिएगा। अच्छा अगला सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट क्या पूछा है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग से यहाँ पे पूछा गया है कि इन पॉइंट नहीं ऊपर रह गया सवाल। ये कह रहा है कि द इंडक्टर हैज इंडक्टेंस ऑफ दिस, इंडक्टर हैज इंडक्टेंस ऑफ तुम्हारे पास 0.54 हेनरी एंड कैरीज अ करंट दैट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है। तो di/dt का तुम्हारे पास दे रखा है -0.03, ठीक है, तुम्हारे पास कितना एम्पियर पर सेकेंड। देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी E इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ द L होगा कितना di अपॉन तुम्हारे पास dt, ठीक है, माइनस ऑफ द L पॉइंट ऑफ द 54 और di का मतलब माइनस ऑफ द पॉइंट ऑफ 03, ठीक है। और ये यहाँ पे आ गया होगा 10⁻², ये यहाँ पे आ गया होगा 10⁻², 54 3 जो होता है 162, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना -4 और ये हो गया कितना 1.62 इंटू कितना 10 की पावर -2
हमारे पास वोल्ट, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻², प्लस वोल्ट। इजीली क्वेश्चन आएंगे है ना न्यूमेरिकल के, आप आराम से कर ले जाइएगा, गलत नहीं होनी चाहिए आपसे। नेक्स्ट है तुम्हारे पास इन 0.2 सेकंड द करंट द कॉइल इंक्रीजेस फ्रॉम दिस, ठीक है। तो आई इनिशियल है कितना, आई इनिशियल है 1.5 एम्पियर का करंट, आई तुम्हारे पास फाइनल है 2.5 एम्पियर का करंट। द इफ द इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल इज 60 मिली हेनरी, ठीक है। तो 60 इंटू कितना 10 की पावर -3, देन इंड्यूस करंट, ठीक है। आई इज इक्वल टू होता है भाई ई अपॉन आर, और ई इज इक्वल टू होता है minus of the L तो हमारे पास di upon plus dt, right? So minus of the L is 60 into 10 की पावर -3, di का मतलब हो गया है 2.5 माइनस तो हमारे पास 1.5, और हमारे पास dt का मतलब हो गया 0.2 सेकेंड, ठीक। -60 into 10 की पावर -3 into 1 upon point of the 2, ये हो गया हमारे पास 2, ठीक। 2 हो गया 30, ठीक है। और ये हो गया तो बस माइनस ऑफ द पॉइंट 30, एक और दो एक पॉइंट ऑफ द 3 हमारे पास कितना वोल्ट, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू हो गया कितना ई अपॉन तुम्हारे पास आर माइनस ऑफ द पॉइंट 3 अपॉन तुम्हारे पास रेजिस्टेंस आर की वैल्यू तुम्हारे पास कितना, ये हो गया है 3, तो ये कितना हो गया -1 करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया एम्पियर। फिर वही बात है ना, अब यहाँ पे तो कोई साइन दिया नहीं, तो बस काम खत्म, अपना छुट्टी, यहाँ पे डी मार दिया, ठीक। अगला सवाल देख लीजिए क्या बोल रखा है। अगला बोल रखा है कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोल्ड सोलेनोइड हैविंग दिस टर्न्स एंड लेंथ, ठीक है। सो एल का फॉर्मूला जैसा कि मैंने बताया बेटा, म्यू नॉट क्या नाम है एन स्क्वायर ए अपॉन तुम्हारे पास एल होता है, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। एन की वैल्यू कितना 300 इंटू तुम्हारे पास 300, ठीक है। एरिया का वैल्यू कितना बेटा 4 इंटू 10 की पावर -4, यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा, पता चला सब आता है यूनिट ही गोल कर दी उठा करके, ठीक है। और लेंथ का तुम्हारे पास कितना 12 पाई इंटू 10 की पावर कितना -2, ठीक है। ये सब बस फटाफट फटाफट स्पीड में सुन लीजिएगा, ये नहीं बैठे कि स्टेप लिख रहे हो, ये मत करिएगा, सब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको पूरा, ये नई चीज नहीं बता रहा मैं बैठ के मैं। ये दो और ये तुम्हारे पास कट गया यहाँ पे, ठीक है। और ये तुम्हारे पास 10 की पावर कितना 10 की पावर तुम्हारे पास -5 हो गया, 4 पाई से तुम्हारे पास 3 हुआ, 3 से तुम्हारे पास 3 कटा, 4 3 12 बचा इंटू 10 की पावर माइनस तुम्हारे पास 5 हेनरी, ठीक है। कुछ बच्चे इतना गंदा लिखते हैं कि वो खुद ही क्या नाम है जो है अपनी राइटिंग को नहीं पहचान पाते हैं कि क्या काटा क्या बचा, याद ही नहीं रहता। तो ये ध्यान रखिएगा, साफ लिखिएगा, ठीक है, तुम्हें नजर आ जाए, ठीक है, तुम्हें नजर आ जाना चाहिए। चलो अगला, अगला क्या बोला है, ठीक है। अगला बोला था इंडक्टेंस दैट वुड बी नीडेड टू स्टोर 1 किलोवाट आवर ऑफ द एनर्जी इन अ कॉइल कैरिंग अ 200 एम्पीयर करंट। सो बेटा U इज इक्वल टू होता है 1/2 तुम्हारे पास कितना Li स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, राइट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 1 किलोवाट आवर में होते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास 6 जूल ऑफ एनर्जी, 1/2। एल की वैल्यू तुम्हारे पास कितना है, इंडक्टेंस पूछा है, और आई की वैल्यू है तुम्हारे पास 200 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया 7.2 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 2 का 4 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास 4 इक्वल्स टू 8, ठीक है। सो क्या नाम है 10 की पावर तुम्हारे पास जो है 2, और 7.2 का आधा 3.6 1.8 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है, कटा, और ये हो गया कितना 180 हमारे पास क्या हेनरी, दिस इज द वैल्यू ऑफ एल, सो दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। तो केस स्टडी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आने वाले, ठीक ठीक आएगा, लेकिन ये है कि बस आपको आना चाहिए, ठीक है, आपको आना चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग।